हेलो गाइस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वेलकम किया गया, किसने वेलकम किया ये नहीं पता, तो जब नहीं पता तो इसको कैसे लिखोगे? आई वेलकम यू टू दी अल्पाइन क्लासेस। हम लोग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस को ख़त्म कर लिया था। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं, नाउन क्लॉज का यूज़ करके, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके कैसे बनाए जाते हैं, ये हमने आपको बता दिया था। इसमें एक पॉइंट और रह गया था, एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके कैसे बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। दो सेंटेंसेस या दो से ज़्यादा अगर सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उन दो सेंटेंसेस को जोड़ करके किस तरीके से एक सेंटेंस बनाएंगे, और वो जो सेंटेंस होगा उसके अंदर दो क्लॉजेस कम से कम इस्तेमाल होंगे। हमने आपको ये पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस होते क्या हैं, और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें इसको समझने के लिए मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि क्लॉज क्या होते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ क्या होते हैं। तो मैं आपको सीधा सेंटेंस के ऊपर न ले आकर के उनके टुकड़ों के ऊपर पहले ही मैं काम करवा चुका हूँ, ताकि जब आप इसको सेंटेंसेस को एक साथ कंबाइन कर रहे हों तो आपको क्लॉज के बारे में और टाइप्स ऑफ क्लॉज के बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी हो। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसके अंदर कोई क्लॉज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब भी हम किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना रहे होते हैं तो उसमें कम से कम दो क्लॉजेज इस्तेमाल होने लगते हैं। एक क्लॉज हो जाता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा क्लॉज होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जो कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज लेकर के चलता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज को ही सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है अपने मतलब को बताने के लिए। ये मैक्सिमम आप देखेंगे कि ये किसी न किसी एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में भी मैंने बताया था कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो अपना मतलब बताने के लिए किसी और दूसरे, जो पहला एक सेंटेंस लिखा है तो उसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रूल ये होता है कि ये वाला सेंटेंस जिस क्लॉज में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, ये जो क्लॉज बनेगा इसी को बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और यही क्लॉज मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहेगा अपने पूरे मतलब को बताने के लिए। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूँ अगर तुम पढ़ोगे तब, तो जैसे ही मैंने बोला अगर तुम पढ़ोगे तब, अगर की अंग्रेजी क्या होती है? इफ़। तो इफ़ यू स्टडी, तो ये वाली जो क्लॉज है ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर तुम पढ़ोगे तब, अगर तुम पढ़ोगे तो क्या होगा, जो उसका रिज़ल्ट होगा वो आगे दिया जाएगा। यानी कि जो हमारा ये कंडीशन दिया है कि अगर तुम पढ़ोगे तब, तो ये वाली जो क्लॉज है यही क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये अपने मतलब को पूरी तरीके से बता नहीं पा रही। क्योंकि हम बोलेंगे अगर तुम पढ़ोगे तब, तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ, तो आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलेगी। तो डिपेंडेंट क्लॉज एक था और एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज था। डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर इंडिपेंडेंट क्लॉज निर्भर रहता है, और इसके साथ कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले डिपेंडेंट क्लॉज के पहले हम लोग यूज़ करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के पहले हम लोग यूज़ करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जितने भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही इस्तेमाल होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज का यूज़ करके कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर दिया है हमने। उसके बाद हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके कैसे बनाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने एक आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। एक मैंने कुत्ता देखा, और कुत्ता कैसा था? कुत्ता क्या कर रहा था? कुत्ता जो है रोड पे लेटा हुआ था। यानी कि मैंने ऐसा कुत्ता देखा जो रोड पे लेटा हुआ था। कुत्ते की खासियत क्या थी? वो रोड पे लेटा हुआ था। तो मैंने विच लगा करके, विच वॉज लाइंग ऑन द रोड, ये जो विच लगा करके मैंने यहाँ पे बनाया था, यही हमारा क्या हो गया था? यही हमारा विच जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। विच जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, और इससे बनने वाला जो क्लॉज है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जो किसके ऊपर निर्भर है? ये मेन क्लॉज के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो ऑलरेडी हमने ये चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। ये भी बताया था मैं कि किसी एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव दिया रहता था तो उस एडजेक्टिव का यूज़ करके हम लोग बना लेते थे। जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। एक आदमी ने चोरी किया। द मैन वॉज कॉट, एक आदमी पकड़ा गया। उसने क्या किया था? चोरी किया था उसने। तो द मैन हु स्टोल माई वॉच,
अब उस मैन के बारे में यहाँ पे खासियत बताई जा रही है। हु लगाने से क्या पता चलेगा कि इस आदमी के बारे में ही डिस्कशन किया जा रहा है, उस आदमी के बारे में ही डिस्कशन किया जा रहा है। थोड़ा फैन तो द मैन के बारे में जो आदमी है, इसी आदमी के बारे में डिस्कशन करने के लिए ये हु लगा हुआ है। ये जो क्लॉज है हमारा, यही डिपेंडेंट क्लॉज है। हु क्या है? रिलेटिव कंजंक्शन है। यहाँ पे रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि इसका रिलेशन आगे बता रहा है, ठीक है। तो हु स्टोल माई वॉच, हु द मैन हु स्टोल माई वॉच, उस आदमी ने जिसने मेरी घड़ी चुराई, वॉज कॉट, पकड़ा गया। यानी ये जो हमारा यहाँ से बन रहा है ना, यही क्या है? यही सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। ये चीज़ें हमने बता दिया ऑलरेडी। तो अब आगे चलते हैं एडवर्ब क्लॉज की तरफ। हमने आपको ये बताया था कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब या तो नाउन को या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या तो किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, या ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एडवर्ब जो होता है एडवर्ब सिर्फ वर्ब की ही विशेषता बताता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एडवर्ब 3 चीज़ों को कम से कम क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक, या दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और ये एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं? जब मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जब नाउन के फंक्शन, जब हम लोग सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन पढ़ रहे थे, नाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन क्या काम करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे चीज़ों का जब फंक्शन पढ़ रहे थे, उस फंक्शन में हमने आपको ये बता रखा है कि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है। एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एक डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइन करता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों क्या होते हैं? क्वालिफायर कहे जाते हैं, डिटरमाइनर्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं किसी न किसी चीज़ को सॉरी डिटरमाइनर कह रहा हूँ, मॉडिफायर बोला जाता है इन्हें, मॉडिफायर्स इनको बोलते हैं। तो मॉडिफायर्स भी होते हैं, ये मॉडिफाई करने का काम करते हैं या क्वालिफाई करने का काम करते हैं, किसी की तरफ इशारा करने का काम करते हैं, किसी की विशेषता बताने का काम करते हैं। कौन कौन? या एडवर्ब या एडजेक्टिव, इन्हीं दोनों को कहा जाता है, ये मॉडिफायर्स हैं। तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडवर्ब की भी क्वालिटी बता सकता है, और एडजेक्टिव की तरफ भी इशारा कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता रखी हैं। तो हमने आपको ये बताया ना कि एडवर्ब जो है वो अगर सिंगल वर्ड है, कोई सिंगल वर्ड किसी वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है, तो सिर्फ एक एडवर्ब कहा जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके किसी एक वर्ब की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो कह जाएंगे फ्रेज़। तो कौन से फ्रेज़? चूँकि वो एडवर्ब हैं, पूरा का पूरा ग्रुप है और वो एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एडवर्ब की तरह से काम कर रहे हैं उनको हम लोग बोल देंगे एडवर्बियल फ्रेज़। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज के अंदर तो पूरा एक सेंटेंस होता है ना। क्लॉज तो एक सेंटेंस का टुकड़ा होता है जिसके अंदर जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का अपना एक वर्ब होता है। तो एडवर्बियल क्लॉज की बात करें अगर, तो एडवर्बियल क्लॉज पूरा का पूरा एक सेंटेंस का टुकड़ा, एक लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस का कोई ऐसा टुकड़ा जो कि किसी वर्ब की तरफ इशारा करे। मोटे मोटे तौर पे तो यही होता है ना, किसी वर्ब की तरफ इशारा करे, या किसी एडवर्ब की तरफ इशारा करे, या किसी एडजेक्टिव की तरफ इशारा करे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एडवर्बियल क्लॉज। तो क्लॉज का मतलब देखो, अगर सिंपली एडवर्ब का मतलब समझते हो तो आगे बस जोड़ते जाओ। क्लॉज का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद का फाइनाइट वर्ब होगा, और ये सेंटेंस का पार्ट होगा। तो ऐसी चीज़ें अगर मिल रही हैं किसी सेंटेंस के अंदर, और ये सेंटेंस का टुकड़ा है जो कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इन तीनों चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये क्लॉज तो होगा ही। और कैसा क्लॉज होगा? एडवर्बियल क्लॉज होगा। तो एडवर्ब क्लॉज का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं वो क्या क्या दिखाते हैं? एडवर्ब क्लॉज या तो प्लेस के बारे में बात कर रहा होगा, या रीज़न के बारे में बात कर रहा होगा, कारण किसी चीज़ का, किसी के काम, कोई काम हो रहा है, उस काम के होने का रीज़न क्या है, कंडीशन क्या है, कोई काम हो रही है उसके काम के होने का शर्त क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस काम के होने का शर्त, काम के होने का कारण, काम के होने का समय, एडवर्ब ऑफ टाइम, काम के होने का जगह। यानी कोई भी चीज़ हो रही तो काम के होने के भी बारे में डिस्कशन की जा रही है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं एडवर्बियल क्लॉज। जिस भी क्लॉज के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो क्लॉज हो जाएगा हमारा एडवर्बियल क्लॉज। और ये एडवर्बियल क्लॉज अगर किसी मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होकर के अपने मतलब को पूरा कर रहा है
तो ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग एडवर्बियल क्लॉज हो गया। सब ऑर्डिनेटिंग क्यों हो गया? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है। एडवर्बियल क्लॉज क्यों हो गया? क्योंकि ये रीज़न बता रहा होगा, प्लेस बता रहा होगा, या टाइम, कंडीशन या कंपैरिजन ये सब बता, या रिजल्ट बता रहा होगा, किसी चीज़ का उद्देश्य बता रहा होगा, पर्पस बता रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी सेंटेंस के अंदर, किसी क्लॉज के अंदर आपको मिलती हैं और वो क्लॉज डिपेंड करता है किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, तो चूँकि ये क्लॉज था और चूँकि ये डिपेंड कर रहा है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल कहाँ होता है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। कंपाउंड सेंटेंस में तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, अभी मैं उसके ऊपर आऊँगा। तो फिलहाल जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, कम से कम इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर इसके अंदर आती हैं, कोई भी क्लॉज अगर टाइम के बारे में, प्लेस, रीज़न, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट या पर्पस के बारे में डिस्कशन करता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? वो एक एडवर्बियल क्लॉज बनाएगा। एडवर्बियल क्लॉज बनाएगा और वो अपना मतलब अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड करके बताता है, तो चूँकि वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसलिए वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ करके और एक मेन क्लॉज और दूसरे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ करके हम लोग क्या बना देंगे? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। तो अब हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं आगे, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। पहला लिखा टाइम। टाइम बताने के लिए कितने, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं ना टाइम बताने के लिए। तो अगर टाइम बताया जा रहा है तो उसको कौन सा एडवर्ब बोलोगे? एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताने वाला एडवर्ब। इसमें वेयर एवर, व्हेन जब, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर पहले बाद में, एज लॉन्ग एज, एज सुन एज ज्यों ही जल्दी के लिए, सिंस ये भी टाइम के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे जितने भी हैं टाइम वाले क्लॉजेज, टाइम वाले कंजंक्शंस, टाइम बताने वाले जितने भी कंजंक्शंस हैं वो क्या बनाएंगे हमारे? वो एडवर्बियल क्लॉज बनाएंगे। ठीक है, अब इनको देखते हैं सिंथेसाइज कैसे करेंगे, एक सेंटेंस जोड़ करके बनाएंगे कैसे। लिखा हुआ आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल द अराइवल। मैंने राम गोपाल का वेट किया। मैंने किसका वेट किया? राम गोपाल का। आई वेटेड मैंने इंतज़ार किया, टिल द अराइवल उसके आने तक, उसके आगमन तक मैंने इंतज़ार किया। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतज़ार किया। कब तक किया? टिल ही अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्लॉज को यूज़ कर लिया आराम से। ये टिल हमने लगा दिया कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कंजंक्शन ऑफ टाइम। और ये क्लॉज कौन सा बना रहा है? मैंने अभी आपको बताया कि टाइम वाला कंजंक्शन यूज़ करोगे तो ये क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम का ही डिस्कशन कर रहा है ये। और ये कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कौन सा? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम है। तो इसके आगे वाला जो क्लॉज हो जाएगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला क्लॉज हो जाएगा कि नहीं? तो इस सेंटेंस को क्या बोलोगे? सॉरी, इस क्लॉज को क्या बोलोगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलोगे। और पूछा जाए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कौन सा? तो टाइम बताने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतज़ार किया। कब तक किया? जब तक कि वो आया, मतलब उसके आगमन तक किया। टिल ही अराइव्ड, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस पूरा अलग से है नहीं, सेंटेंस का एक टुकड़ा है जो कि मेन सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये क्या कहला जाएगा? ये हो जाए हमारा क्लॉज। तो टाइम के हिसाब से हमने एक जोड़ दिया सेंटेंस को। आगे देखते हैं स्थान के बारे में। एडवर्ब जो होता है वो स्थान के बारे में भी डिस्कशन करता है। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो प्लेस को दिखाते हैं, जैसे वेयर, वेयर एवर, जहाँ कहीं। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे क्या बताते हैं? जगह के बारे में बताते हैं। मैं जानता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, जगह के बारे में बात हो रही है। अब आगे ही वॉज वेलकम, ही वॉज वेलकम्ड होना चाहिए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया गया। ये पैसिव में लिखा हुआ है, ही वॉज वेलकम्ड। किसने स्वागत किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो सब्जेक्ट जिसने स्वागत किया, जिसने काम को किया है वो नहीं लिखा गया है ना। नेहरू का वेलकम किया गया, किसने वेलकम किया ये नहीं पता। तो जब नहीं पता तो इसको कैसे लिखोगे? पैसिव में लिखोगे। पैसिव फॉर्म का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारा मेन सब्जेक्ट ना पता हो
किसने इस काम को किया वो ना पता हो, बल्कि जो काम हुआ है, जो ऑब्जेक्ट हुआ है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो। तो नेहरू का स्वागत हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन कि नेहरू का स्वागत किया किसने है। तो इसलिए इसको पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। लिखा हुआ नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू बहुत सारे जगहों पे गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह पे स्वागत किया गया। इसको जोड़ करके देखो क्या बना दिया गया। नेहरू वॉज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत किया गया। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो गए, है ना। तो ये जो वेयर एवर लगा करके हमने सेंटेंस को जोड़ा है, देखो ये वेयर एवर लगा करके सेंटेंस को जोड़ा है, ये क्या बता रहा है? ये प्लेस के ही बारे में तो बता रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो इससे लगा हुआ जो क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक जो क्लॉज है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फुल स्टॉप, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। तो ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि जुड़ा किससे? नेहरू वॉज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत किया गया। ये हमारा मेन क्लॉज है। इससे जोड़ने के लिए हमने इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम का यूज़, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस का यूज़ कर लिया। इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, जो कि प्लेस के बारे में डिस्कशन कर रहा है, इसको हमने जोड़ करके एक सेंटेंस को बना दिया। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दोनों अलग अलग सेपरेट सेंटेंसेस थे। ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस था, दूसरा वाला भी एक अपने आप में सिंपल सेंटेंस था। इन दोनों को जोड़ करके हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना दिया। फिर हमने ये भी बताया कि रीज़न भी बताता है, एक एडवर्ब भी होता है वो रीज़न बताता है। ठीक लिखा हुआ है। रीज़न जो होता है वो बिकॉज, बहुत सिंपल कॉमन सा वर्ड है बिकॉज, क्योंकि। तुम मेरे घर नहीं आए क्योंकि, यानी कि तुम मेरे घर नहीं आए, उसका कुछ कारण था। ठीक है, तो जो मेरा बिकॉज वर्ड है, क्योंकि वर्ड है, यही रीज़न बताता है। ठीक है, ये भी रीज़न बताता है। सिंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं चूँकि, चूँकि तुम ऐसा करते हो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो ये मैं क्या ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम कुछ ऐसा करते हो, यानी कि जो मेरे काम का जो मेरा एक्शन है वो इस वजह से है क्योंकि तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? ये रीज़न बताने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इनसे जुड़ा हुआ जो क्लॉज है वो क्लॉज कौन सा बनेगा? क्लॉज बन जाएगा हम लोग का सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ रीज़न, और वो एडवर्बियल क्लॉज बनेगा। फिर लिखा हुआ हमारा इसमें सेंटेंस, ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज़ वीक। थोड़ा सा सेंटेंस का सेंस थोड़ा सा अलग हो गया है। देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ही इज़ वीक, वो कमज़ोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसको पढ़ाऊँगा। वो कमज़ोर है, मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक, वो कमज़ोर है, मैं पढ़ाऊँगा उसको। तो इसका मतलब क्या है कि वो कमज़ोर है इसलिए मैं उसको पढ़ाऊँगा, है ना। या आई शैल टीच हिम, क्योंकि वो कमज़ोर है इसलिए मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ। अगर वो कमज़ोर ना होता तो मैं नहीं पढ़ाता। उसको पढ़ाने का रीज़न क्या है? वो कमज़ोर है। अगर पढ़ने में वो कमज़ोर नहीं होता तो मैं उसको पढ़ाता नहीं। पढ़ने में अगर वो कमज़ोर है तभी मैं उसको पढ़ा रहा हूँ ना। तो ये जो बिकॉज लिखा ना, बिकॉज ही इज़ वीक, क्योंकि वो कमज़ोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसको पढ़ाऊँगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये रीज़न हो गया। रीज़न क्या है उसको पढ़ाने का? रीज़न ये है कि वो कमज़ोर है, बिकॉज ही इज़ वीक। रीज़न ये है कि ये कमज़ोर है, ये रीज़न बताने वाला क्लॉज हो गया। तो ये रीज़न बताने वाला क्लॉज ही हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ रीज़न। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इसके ऊपर। ये हमारा क्या है? मेन क्लॉज है। तो इस सेंटेंस को ना तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस बिकॉज को पहले भी लिख सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुए, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में ही कंजंक्शन आया। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो जोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि वो बीच में ही खड़ा होकर के इधर से इनको खींचे, इधर से इनको खींचे और बीच में लाकर जोड़ दिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक सेंटेंस इधर रहेगा, दूसरा सेंटेंस इधर रहेगा, तुम बीच में खड़े रहोगे कंजंक्शन के तौर पे, तभी चीज़ें जुड़ेंगी। ऐसी कोई ज़रूरत बात नहीं है। हम चाहें तो इसको ये उठा करके, ये जो बिकॉज ही इज़ वीक लिखा हुआ है ना, इसको हम शुरू में लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं बाद में। देखो कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज ही इज़ वीक, बिकॉज ही इज़ वीक। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। कॉमा लगा दो। जब बिकॉज को जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था उससे चालू होने वाला जो सेंटेंस, जो हमारा क्लॉज है, उसको अगर पहले लिखोगे तो बीच में कॉमा लगा देना। उसके बाद इस मेन क्लॉज को यहाँ पे रख देना। आई शैल टीच
आई शैल टीच हिम। ठीक है, तो हमने इस तरीके से भी इसको लिख लिया, इस तरीके से भी बिल्कुल करेक्ट है। चाहो तो इसको अगर पहले लिखोगे, अगर इसको पहले लिखोगे तो ये बिकॉज तो बीच में आ जाएगा, तो कोई कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस क्लॉज को पहले लिख दोगे तो बीच में बस एक सिंपली एक कॉमा लगा दो, उसके बाद इस मेन क्लॉज को लिख दो। क्योंकि वो कमज़ोर है इसलिए मैं उसको पढ़ाऊँगा। तो ये रीज़न बता रहा है, रीज़न बता रहा है, और उसका जो परिणाम है ये हमारा आगे दिख रहा है। तो ये हमारा, ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया, क्या यूज़ करते हुए, एक एडवर्ब ऑफ रीज़न का यूज़ करते हुए। बिकॉज एक कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, सिंस भी इस्तेमाल हो सकता है, सिंस भी रीज़न बताता है। कंडीशन, जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो कंडीशन भी बताते हैं। कंडीशन कैसे बताते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम पास हो जाओगे, तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो कंडीशन क्या है, तुम्हारे पास होने की शर्त क्या है, तुम्हारे पास होने की शर्त ये है कि तुम पढ़ोगे तब, तो तुम पढ़ोगे तभी पास होगे, ये तुम्हारा ये पास होने की शर्त है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अनलेस, जब तक तुम अनलेस हो गया, इन केस हो गया, मतलब अनलेस हो गया या इन केस हो गया, इफ़ हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, कंडीशन बता रही होती हैं। देखो लिखा है डू नॉट वर्क टू मच, इतना ज़्यादा काम मत करो, बहुत ज़्यादा काम मत करो। यू विल लूज़ योर हेल्थ, तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा। हेल्थ क्यों ख़राब हो जाएगा, शर्त क्या है हेल्थ के ख़राब होने की, अगर तुम बहुत ज़्यादा काम करोगे तब। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ आगे, पहला क्लॉज लिखा है कि इफ़ यू, ये जो इफ़ वर्ड है यही तो हमारा क्लॉज है, यही तो हमारा क्लॉज बना रहा है, यही तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। और ये इफ़ है क्या, ये कंडीशन बता रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तब। तुम करोगे क्या, इफ़ यू वर्क टू मच, अगर तुम बहुत ज़्यादा काम करोगे, यू विल लूज़ योर हेल्थ, तो तुम्हारा हेल्थ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा जो है रीज़न बताने वाला क्लॉज बन गया, कंडीशन बताने वाला क्लॉज बन गया। इस कंडीशन को बताने वाला ये क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, और ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अभी मैंने बताया था कि जो बिकॉज वाला कंजंक्शन हमने यूज़ किया था, बिकॉज को हमने सबसे पहले लिखा था, बिकॉज के बाद पूरा एक क्लॉज लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया। देखो ये उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता था, इसको मैं पहले लिख दूँ, यू विल, दोनों बिल्कुल ठीक है, यू विल लूज़ योर हेल्थ। अब तुमको यहाँ पे बीच में कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मेन क्लॉज पहले लिख दिया ऑलरेडी। अब ये जो हमारा इफ़ है ये बीच में आ जाएगा जोड़ने के लिए, इफ़ यहाँ बीच में आ गया, कॉमा की फिर ज़रूरत नहीं। इफ़ यू वर्क टू मच, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो आप अगर चाहें तो मेन क्लॉज को बाद में लिखते हैं, मेन क्लॉज को अगर बाद में लिखते हो और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को पहले लिखते हो, इफ़ हमारा शुरुआत में आ जाएगा तो बीच में कॉमा लगा देना, सेपरेट नहीं सेंटेंस, तभी सेंटेंस जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखते हो तब ये इफ़ जो हमारा बीच में आ जाएगा, तो दोनों तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है। कंपैरिजन बताने के लिए, तुलना करने के लिए भी हमारे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, हमारे क्लॉजेज यूज़ होते हैं, जो कि एडवर्बियल क्लॉज कहे जाते हैं। जैसे तुम इतने समझदार नहीं हो जितना कि मैं, तो ये सो एज, इतना जितना बताने के लिए यूज़ होता है। एज तुम उतने लंबे हो जितना कि मैं, यानी दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन जो जितना तुम लंबा हो उतना मैं भी हूँ, दोनों इक्वल कंपैरिजन, इक्वल हैं, जितना ये है उतना ये भी है, ना तो कोई ज़्यादा है ना तो कोई कम है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कैसा भी हो सकता है, कंपैरिजन पॉजिटिव भी हो सकता है, कंपैरिजन नेगेटिव भी हो सकता है, कंपैरिजन बराबर भी हो सकता है ना, इक्वल भी कंपैरिजन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपैरिजन वाले हम लोग एडवर्ब यूज़ करते हैं, कंजंक्शन यूज़ करते हैं। और ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपैरिजन वाले हैं। इनसे शुरू होता हुआ क्लॉज भी क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। और ये जो हैं वो हमेशा क्या बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं। लिखा सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। सरला इज़ इक्वली ब्यूटीफुल, सरला भी बराबर ही सुंदर है, मतलब जितनी सरला सुंदर है ना उतनी सीता, जितनी सीता सुंदर है उतनी ही सरला सुंदर है। जोड़ा क्या गया, सरला इज़ एज ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, इसी को इन दोनों के बीच में रख दो। ये देखो एज लगा है, ये एज लगा है, इनके बीच में क्या रख दो, एडजेक्टिव को।
ये दोनों के मिल करके क्या बना रहे हैं, एज और एज। ये हमारे कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन, कंपैरिजन करने वाले। अभी बताया ना कि जितनी सरला सुंदर है, जितनी सरला सुंदर है उतनी ही सीता सुंदर है। न तो सीता कम सुंदर है, न तो सरला कम सुंदर है। तो जो एज हैं ये पॉजिटिव और इक्वल कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बराबर के, न तो कम कोई है न तो कोई ज़्यादा है। अगर कोई कम ज़्यादा रहता तब यहाँ पे सो लगाना पड़ता। तुम उतने समझदार नहीं हो जितना कि मैं, तो यू आर नॉट सो, अब यहाँ पे सो लगा दिया, यू आर नॉट सो वाइज एज आई एम। तो सो और एज कब लगेगा, जब निगेटिव कंपैरिजन किया जाए तब, एक ज़्यादा हो एक कम हो तब, और सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव हो। तो यहाँ पे एज लगने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव कंपैरिजन किया जा रहा है, जितनी की सरला है उतनी ही सीता भी है। और ये एज कौन से क्लॉज हो गए हमारे, अभी हमने आपको बताया। ये जो एज हैं ये हमारे कंपैरिजन करने वाले क्लॉज हो गए। तो सरला इज़ एज ब्यूटीफुल एज सीता इज़। तो सीता इज़ देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब लगा करके हमारा क्या बन गया, ये क्लॉज बन गया, सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये अपना क्लॉज बन गया, एज के साथ लगा हुआ है ना, ये क्लॉज हो गया। और सरला इज़ देखो ये भी क्लॉज हुआ है ना। और ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है इन दोनों के लिए, सरला के लिए भी आया हुआ है और ये सीता के लिए भी आया हुआ है। आगे चलते हैं। फिर लिखा कंट्रास्ट बताने के लिए। कंट्रास्ट बताने के लिए यानी कि विरोध दिखाने के लिए कुछ कंजंक्शन यूज़ होते हैं, जैसे ऑल्दो हो गया, दो हो गया। जैसे मैं बोलूँ वह पुअर है, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। अभी सेंटेंस के माध्यम समझ में आ जाएगा। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। जनरली ये होता है कि जब आदमी गरीब होता है तो वो थोड़ा लालच करता है, या थोड़ी उसकी जो ऑनेस्टी वो डगमगा जाती है लेवल पे आने के बाद। तो वहाँ पे यही लिखा सेंटेंस कि ही इज़ पुअर, वह गरीब है और वो ऑनेस्ट है। तो चूँकि वो गरीब है, लेकिन होना क्या चाहिए, गरीब है तो उसको लालच होना चाहिए पैसे का, और वो ईमानदारी उसकी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए हो और बाद में ख़त्म हो जाए, ईमानदार ना हो आदमी। तो यहाँ पे लिखा ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वो गरीब है, अरे वो गरीब है, लेकिन फिर भी ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट है। मतलब क्या, एक ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके विरोध में दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना। यानी मैं गरीब हूँ, तो अगर मैं गरीब हूँ तो मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो ये दोनों एक लाइन में जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ भी क्या लिखा, वो गरीब है लेकिन तब भी वो क्या है, ईमानदार है। मानने का क्या है, ये सेंटेंस कहलाना क्या चाहता है, कहलवाना ये चाहता है कि अगर वो गरीब है तो उसके अंदर ईमानदारी नहीं हो सकती। लेकिन ये सेंटेंस हमारे जो कह रहा है ऑल्दो लगा करके, ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो गरीब है उसके बावजूद भी वो क्या है, ईमानदार है। यानी एक दूसरे के ये क्या है, विरोध में बात कर रहे हैं। तो कंट्रास्ट शो करने के लिए भी हम एक एडवर्ब का यूज़ करते हैं। ये एडवर्बियल क्लॉज ये बना रहा है, ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज है। और ये क्या बता रहा है, ये कंट्रास्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझा। फिर रिजल्ट बताने वाले भी कुछ एडवर्बियल क्लॉज होते हैं जो रिजल्ट बताते हैं। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाई दिस बुक, यह किताब को नहीं खरीद सकता था। ही कुड नॉट बाई दिस बुक, यह इस किताब को नहीं खरीद सकता था। तो लिखा हुआ ही वॉज सो पुअर, वह इतना कमज़ोर था, सॉरी वह इतना गरीब था। ही वॉज सो पुअर, ये जो सो वर्ड लगा है ये पुअर के पहले लगा हुआ है। अभी मैंने बताया ना कि वो इतना है, इतना जितना का सेंस आता है यहाँ पे। ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब था, दैट कि ही कुड नॉट बाई दिस बुक, कि वह किताब को नहीं खरीद सकता था। ये जो सो दैट का पेयर है ना, सो दैट, ये सो दैट का पेयर है। अगर सो दैट एक साथ इस्तेमाल हो गया, सो दैट एक साथ इस्तेमाल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ताकि। मैं तुमको पैसे दिया था ताकि तुम कुछ खा सको, तो ये सो दैट एक साथ इस्तेमाल होगा। आई गेव यू मनी सो दैट यू मे ईट समथिंग, तो यहाँ पे जब सो दैट एक साथ इस्तेमाल हो गया, सो दैट यू मे ईट समथिंग, तो सो दैट एक साथ इस्तेमाल होने का मतलब क्या, ताकि। मैंने तुमको इसलिए पैसे दिया था ताकि तुम कुछ खा लो, तो सो दैट में अगर कोई गैप नहीं है तो इसका मतलब हिंदी में क्या निकलता है, ताकि तुम ऐसा कर लो। लेकिन जब सो दैट के बीच में हाइफन लगा दिया मैंने, यानी इसके बीच में कोई ना कोई एडजेक्टिव आ रहा होगा, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। ही वॉज सो, अब इसका मतलब इतना और जितना का सेंस आएगा, इतना और की।
ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब था, दैट मतलब कि वह इतना गरीब था कि ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को नहीं खरीद सकता था। समझ में आ गया? तो ये क्या है, रिजल्ट बता रहा है ना कि ये रिजल्ट बता रहा है कि वो इतना गरीब था, क्यों नहीं खरीद पाया किताब को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। ठीक है, उसके किताब न खरीद पाने का कारण क्या था, ही वॉज सो पुअर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। गरीब होने की वजह से जो रिज़ल्ट क्या निकल गया है, रिज़ल्ट ये निकला, नतीजा ये निकला, तो किताब को नहीं खरीद सकता था। अगर वो अमीर होता तो किताब को खरीद लेता, अमीर होता, पैसे होते तो पैसे होने का रिज़ल्ट क्या निकलता, किताब को खरीद लेता। पैसे नहीं है तो क्या रिज़ल्ट निकल रहा है कि वो किताब को नहीं खरीद सकता था। तो ये जो सो दैट हमारा है, ये कौन सा कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये रिजल्ट बताने वाला कंजंक्शन है। पर्पस बताने के लिए कंजंक्शन यूज़ होता है। इन ऑर्डर दैट, सो दैट, अब देखो यहाँ पे सो दैट आ गया ना, सो दैट अभी हमने जो इसका डिस्कशन किया, देखो हिंदी में लिखा है ताकि, ये सो दैट है, ये क्या बताता है, पर्पस बताता है। मैंने तुमको पैसे इसलिए दिए ताकि तुम कुछ खा लो। पैसे क्यों दिए, पर्पस क्या था पैसे देने का, ताकि तुम कुछ खाओ। तो ये जो सो दैट है वो पर्पस बताता है। इन ऑर्डर दैट का भी मतलब वही होता है। आई ड्रू माई सोर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं खुद को बचाना चाहता था। डिफेंड का मतलब होता है खुद की रक्षा करना, तो डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। आई ड्रू माई सोर्ड, मैंने अपनी तलवार को, आई ड्रू माई सोर्ड, मैंने अपने तलवार निकाला। सो दैट, देखो एक साथ लिखा है ना, ताकि, आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को क्या कर सकूँ, बचा सकूँ। तो सो दैट के साथ देखो मे का फॉर्म यूज़ हो जाता है। तो आई ड्रू माई सोर्ड, मैंने तलवार निकाली अपनी, मैंने अपनी तलवार निकाली, क्यों निकाली, सो दैट, ताकि, आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, मैं ताकि खुद को बचा पाऊँ। तो जो सो दैट है कौन सा क्लॉज बना दिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्लॉज कौन सा क्लॉज है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ पर्पस। मैनर बताने के लिए सो फॉर एज है ना, मैनर बताने के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं हमारे कुछ जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं, मैनर बताने के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, जिनको एडवर्ब के क्लॉज के ही अंदर रखा जाता है। यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मुझे एक ख़ास तरीके से ट्रीट किया है, एक ख़ास तौर पे तुमने हमारे साथ व्यवहार किया है। आई विल ट्रीट यू, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ भी व्यवहार करूँगा इन द सेम वे, उसी तरीके से। जैसे ये रख के चलना, वो क्या बोलते हैं, सांप वाला कैरेक्टर, कि जैसे तुमने मुझे किया था वैसे ही मैं तुमको रिटर्न करूँगा। गर्ल्स ज़्यादातर ऐसे करती हैं। तो तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा, मैं कुछ चेंज करके नहीं करूँगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, आई विल ट्रीट यू, मैं तुम्हें वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एज, वैसा ही व्यवहार करूँगा। यू हैव ट्रीटेड मी, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया है। तो यहाँ पे एज यू हैव ट्रीटेड मी, ये इसके साथ लगा हुआ क्लॉज क्या कहलाएगा, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा, तरीका, काम करने का तरीका मेरा कैसा होगा, वैसा ही होगा जैसा कि तुमने मेरे साथ किया। तो फाइनली आज हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और एक लास्ट बचता है हम लोगों का कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। कंपाउंड सेंटेंस में चूँकि आपको अगर क्लॉजेस सारे समझ में आ गए हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें बच नहीं रही हैं, तो इसलिए मैं आज उसको थोड़ा सा बता करके और इस चैप्टर को ख़त्म कर देता हूँ। अब अगले सेशन में जब भी हम लोग शुरू करेंगे तो सीधे सीधे नाउन के ऊपर आएंगे। मैंने आपको ये बता दिया था कि अब देखो एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज़ कर देता हूँ कहाँ से मैंने शुरू किया था। मैंने आपको बताया था लेटर क्या होता है ना, पेन का कलर चेंज कर लेना। मैंने आपको लेटर बताया था, लेटर बताया था। लेटर के बाद लेटर को जोड़ने से क्या बन रहा था, वर्ड्स बन रहा था। ये भी हमने डिस्कस कर दिया था। वर्ड्स के बारे में जब हम वर्ड्स को बता रहे थे तभी आपको उस टाइम में आपको फंक्शन बताए थे। फंक्शन किस चीज़ का बताए थे,
मैंने आपको बताया था फंक्शन, और ये फंक्शन किस चीज़ का मैंने बताया था, 8 फंक्शन हमने बताया था जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंस के टुकड़े। अब तक तो हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेंटेंस के टुकड़े हमने अच्छे से बता दिया था। इसमें आपको सारा फंक्शन हमने बताया था कि नाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम क्या होता है। उसके बाद हमने वर्ड्स के बाद आपको फ्रेज समझाया था कि फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज के टाइप भी हमने बताया, इसके ऊपर कुछ सवाल भी हमने करवाए। फिर उसके बाद हमने आपको बताया क्लॉज क्या होता है। जब क्लॉज आप समझ गए उसके बाद हमने आपको सेंटेंस फाइनली बताया, और सेंटेंस में भी हमने 3 आपको बताए थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस तो खत्म हो गया, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म हो गया। अभी क्या बचा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो भी बता देता हूँ, खत्म हो जाएगा जी। और कुछ अदर टाइप के सेंटेंसेस भी हमने आपको बताया था और उसका हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जब मैं अगला सेशन कर रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट अभी इसके तो हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन के सारे फंक्शन बता दिए हैं, लेकिन अब जब मैं नया चैप्टर चालू करूँगा तो सीधे हम लोग आएंगे नाउन के ऊपर। इसका फंक्शन आपको पता है, लेकिन अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारे इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन डेप्थ जा करके, इन डिटेल पूरा पढ़ेंगे हम लोग, और इसका कई सारे इस पर लेक्चर्स आएंगे 1 2 3 4 करके। तो अब अगली क्लास में मैं इसको शुरू करूँगा डायरेक्ट, इसलिए मैं आज ये ख़त्म कर देना चाहता हूँ कंपाउंड सेंटेंस। देखो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, कंपाउंड सेंटेंस, इसके अंदर भी 2 क्लॉजेज होते हैं, इसके अंदर भी 2 क्लॉज का यूज़ होता है ना। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। सोच रहे होगे कि दूसरा तो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था, नहीं, इसमें दोनों डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट लिखना था, दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस की खासियत ही यही है कि उसके अंदर दोनों डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होते, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों फ्री होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, यही बात समझने की थी। कुछ सेंटेंसेस, 1 2 सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ आई विल गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाऊँगा, एंड आई विल नॉट मैं मंदिर जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं मंदिर जाऊंगा मगर स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा और स्कूल नहीं जाऊंगा। अब यहाँ से देखो, ये जो मैं मंदिर जाऊंगा ये एक क्लॉज है, आई विल गो टू स्कूल ये दूसरा क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला क्या है, एंड है। ये अपने आप में मतलब पूरा बताने के लिए काबिल है। दूसरा वाला जो क्लॉज लिखा है ये भी अपने आप को मतलब बताने के लिए पूरा काबिल है। ये दोनों भी किसी न किसी भी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ना तो ये पहला दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना तो दूसरा पहले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों अपने आप में क्या मुक्त हैं, फ्री हैं, इसलिए ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो ये एंड हो गया। ये जितने भी कंजंक्शन यूज़ होंगे इसके अंदर, कौन से कंजंक्शन होंगे, कोई भी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपने नोट्स में लिख लेना अच्छे से इसको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस में इस्तेमाल होता है, किसी कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए। एंड हो गया, बट हो गया, है ना, येट हो गया, और हो गया, या, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो कभी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा तो समझ जाना कि क्या इस्तेमाल हुआ, ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस बस इतना ही है। इसके अंदर याद रखना कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इस्तेमाल होते हैं, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। कंजंक्शन कौन इस्तेमाल होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। को का मतलब क्या होता है, बराबर का ओहदा रखने वाला, बराबर का स्टैचर रखने वाला। दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों अपने आप में क्या है, बराबर के सेंटेंसेस हैं। ना तो ये किसी से कम है, ना तो ये किसी से कम है, दोनों अपने आप में निर्भर नहीं कर रहे होंगे। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब यही है कि ऐसा कंजंक्शन जो कि
जो कि बराबर के सेंटेंसेस को दिखाए, ठीक है। ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता कंपाउंड सेंटेंस। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अल्पाइन क्लासेस नाम से चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और प्ले स्टोर से जा कर के जो इसका अल्पाइन क्लासेस का जो ऐप है, वहाँ से इसको ऐप को भी इंस्टॉल कर लें। फ्री पीडीएफ जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं और या बाकी अदर टीचर जितने भी पढ़ा रहे हैं, उनकी फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बाकी क्लासेस अवेल करने हैं आपको बहुत सारे अलग कोर्सेज़ की। अभी तो मेरी क्लासेस फ्री चल रही हैं, और अभी दूसरे क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पर जा करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने राय को, अपने जो भी आपके ओपिनियंस होते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। उसको पढ़ करके हम लोग इम्प्रूव करते हैं बेहतर, और आपका लाइक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ ये ज़रूर करें। मैं बार बार ये नहीं कहता, लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए हम लोगों को कि और बेहतर कर पाएँ। हमको भी पता होनी चाहिए कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। तो मेरी गलतियों को आप बताइए कि हाँ, यहाँ पे आप और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं अगले सेशंस में उसको और ज़्यादा काम करके आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे नाउन के साथ।